हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू सेरेब्रल पालिसी। ठीक है, तो हम यूनिट 3 शुरू करने वाले हैं। उसमें से भी 3.1 है जिसका टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू सीपी सेरेब्रल पालिसी। हमने पहले क्लासेस में भी पढ़ा था और हम आज भी पढ़ने वाले हैं। देखो बच्चों, ये सारा जो कोर्स है ना, ये इंटीग्रेटेड है। इसमें ना आपको सब कुछ रिलेटेड ही मिलेगा। ठीक है, तो इसमें आप ये सोचोगे कि जो आपने पेपर 1 के लिए पढ़ा था ना, वो आपका 2 में भी काम आएगा, 3 में भी, 4 में भी, 5 में भी और 6 में भी। ठीक है, तो ये सब रिलेटेड है। वही चीज़ें पढ़ेंगे हम दोबारा 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 दोबारा, बस वे बदल जाता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू सीपी सेरेब्रल पालिसी। अब सेरेब्रल पालिसी जो 21 डिसेबिलिटी थी उनमें भी ये आता है RPWD एक्ट के अकॉर्डिंग। तो सेरेब्रल पालिसी होता क्या है? सेरेब्रल इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन। सेरेब्रल क्या है? हमारे ब्रेन का पार्ट है जिसको हम बोलते हैं सेरेब्रम। जो सेरेब्रम होता है वो हमारी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, हमारी बॉडी में जितनी भी मूवमेंट्स हो रही हैं उन सब के लिए सेरेब्रम रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो सेरेब्रल वर्ड है वो आया है सेरेब्रम से। पालिसी डिस्क्राइब्स द पैरालिसिस। पालिसी का मतलब होता है पैरालिसिस हो जाना। ठीक है, पैरालिसिस मीन्स वो कंडीशन जिसमें हम बिल्कुल ही ना मूव कर पाए। ठीक है, अब सीपी की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी? सीपी इज अ ग्रुप ऑफ कंडीशंस। सीपी क्या है? कंडीशंस का ग्रुप है दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय द क्रॉनिक डिसऑर्डर। जो किसकी वजह से हुआ है? क्रॉनिक डिसऑर्डर की वजह से हुआ है। मूवमेंट और पोस्चर, यानी कि उसकी मूवमेंट खराब हो जाना, उसका पोस्चर खराब हो जाना, ऐसी डिजीजेस का ग्रुप, ऐसी कंडीशंस का ग्रुप। ठीक है, तो सीपी को लेके ना कुछ मिथ्स भी हैं, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी है लोगों का। वो क्या है? सीपी इज कॉज्ड बाय बर्थ। जो सेरेब्रल पालिसी है वो बचपन से ही होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बाय बर्थ ये नहीं है कि वो बाय बर्थ ही होएगा। कई लोगों को एक्वायर्ड भी होता है, यानी कि बाद में एक्सीडेंट हो जाए, इंजरी हो जाए, तो ये क्या है? बाद में होना। ठीक है, तो ये बाय बर्थ नहीं होता है। सीपी इज प्रोग्रेसिव कंडीशन। क्या सीपी एक प्रोग्रेसिव कंडीशन है? नहीं, सीपी प्रोग्रेसिव कंडीशन नहीं है। हो सकती है, इट मे बी, बट ऑलवेज नॉट। ठीक है, ऑल द इंडिविजुअल्स विद सीपी विद हैव IDD। हर सीपी का बच्चा IDD होगा? नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये भी ऐसा भी नहीं होता है। सीपी कैन अफेक्ट चाइल्ड। सीपी ओनली चाइल्ड को ही अफेक्ट करता है? नहीं, सीपी बड़े लोगों को भी हो सकता है। सीपी इज कंटाजियस। कंटाजियस मीन्स जैसे कोल्ड होता है, अगर एक को है तो दूसरे को लगने के चांसेस हैं, लेकिन सीपी में ऐसा नहीं है, ये कंटाजियस नहीं है, ये फैलती नहीं है। ठीक है, ऑल टाइप्स ऑफ सीपी लुक द सेम। क्या सारे टाइप का सीपी सेम ही दिखता है? नहीं, सीपी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। कैन सीपी कैन नॉट बी ट्रीटेड और मैनेज्ड। क्या सीपी को हम ट्रीट नहीं कर सकते, मैनेज नहीं कर सकते? नहीं, हम सीपी को ट्रीट भी कर सकते हैं, हम उसको मैनेज भी कर सकते हैं। पीपल विद सीपी लीड्स टू इंडिपेंडेंट लाइफ। जो जिस बच्चे को सीपी होता है ना, वो ना अपनी लाइफ ना इंडिपेंडेंटली नहीं जी सकता, तो ऐसी भी कोई बात नहीं है, वो भी अपनी लाइफ इंडिपेंडेंटली जी सकता है। बस उसको सपोर्ट चाहिए, कुछ अडेप्टेशंस चाहिए, कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए, वो भी एक नॉर्मल लाइफ सर्वाइव कर सकता है। नेक्स्ट इज सीपी इज अ रेयर कंडीशन। सीपी एक रेयर कंडीशन है? नहीं, ऐसी भी बात नहीं है, इतना भी रेयर नहीं है, लेकिन हाँ डिसेबिलिटीज में ये बहुत कॉमन है। इट ऑलवेज हेरिडिटी। क्या ये हमेशा हेरिडिटी है? नहीं, ये बिल्कुल हेरिडिटी नहीं है, ये एक्वायर्ड है, ये बाद में भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि पेरेंट्स को है तो बच्चे को होगा। नहीं, सीपी एक ऐसी हेरिडिटी वाली कंडीशन नहीं है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ सीपी। तो सीपी का क्लासिफिकेशन है ना 3 बेसिस पे हुआ है। फर्स्ट बेसिस है सीवियरिटी, मीन्स कितना हुआ है। पहला आता है माइल्ड सीपी। माइल्ड सीपी में क्या होता है कि उस इंडिविजुअल को ना थोड़ी सी हेल्प चाहिए, ही नीडेड अ लिटिल हेल्प। नेक्स्ट आता है मॉडरेट। मॉडरेट सीपी में उस इंसान को ना थोड़ी ज़्यादा हेल्प चाहिए, जैसे उसको कुछ काम करना है, मतलब उसको बेसिक टास्क में, थोड़ी थोड़ी चीज़ों में उसको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, सीवियर सीपी। सीवियर सीपी में क्या होता है कि भाई वो बिल्कुल ही डिपेंडेंट हो जाता है, उसको हर चीज़ में हेल्प चाहिए होगी, तो ये है हमारा सीवियर सीपी। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ लिम्स अफेक्टेड। अब थर्ड पे है कि भाई लिम्स के अफेक्टेड लिम्स के बेसिस पे क्या क्या टाइप्स होंगे। तो फर्स्ट इसमें आता है मोनोप्लेजिया। मोनो इज वन। जब सीपी एक वन लिम्ब में, उसका एक पैर, उसके एक पैर में प्रॉब्लम है, एक लिम्ब में, इट कैन बी अ हैंड, इट कैन बी अ लेग, तो फिर एक में, तो एक में है तो उसका नाम है मोनोप्लेजिया। नेक्स्ट इज हेमीप्लेजिया। हेमीप्लेजिया इज हाफ ऑफ द बॉडी में है। ठीक है, इधर इज लेफ्ट साइड और इधर इज राइट हैंड साइड।
नेक्स्ट पैराप्लेजिया क्या है, बोथ द लेग्स, पैरा मीन्स दोनों लेग्स में होना। डायाप्लेजिया, डायाप्लेजिया क्या है, किसी भी दो लिम्स में होना, ठीक है, आर्म्स, एक आर्म में हो गया, एक लेग में हो गया, एक दोनों हाथों में हो गया, ठीक है, ऐसे। और क्वाड्रीप्लेजिया क्या होता है, क्वाड्रीप्लेजिया मीन्स ऑल 4 लिम्स, सारे चारों के चारों लिम्स में प्रॉब्लम है, तो ये क्या है, क्वाड्रीप्लेजिया। इसमें एक टर्म होता और आती है ट्राइप्लेजिया, ट्राइप्लेजिया मीन्स 3 लिम्स अफेक्टेड होना, अब वो भी इसमें एड ऑन कर लेना, एक ट्राइप्लेजिया भी होता है। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ मेडिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, अब थर्ड बेस्ड क्या है हमारा, मेडिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे कि मेडिकली कैसे कैसे देखा जाता है। तो फर्स्ट इज स्पास्टिसिटी, स्पास्टिसिटी एक टर्म है जिसका मतलब होता है स्टिफ। यहाँ पे क्या होता है, जो मसल्स होती है ना वो बहुत स्टिफ हो जाती है, ठीक है, स्टिफ हो जाती है तो ना तो वो पर्सन किसी चीज़ को होल्ड कर पाएगा, ग्रैब कर पाएगा, ठीक है, उठा पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट टर्म आती है अटेक्सिया, अटेक्सिया में क्या होता है, इसमें बैलेंसिंग प्रॉब्लम हो जाती है, मसल्स इतनी लूज हो जाएंगी कि वो बैलेंस ही नहीं कर पाएगा, कोऑर्डिनेट ही नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो ये है अटेक्सिया। नेक्स्ट इज एथेटॉइड, एथेटॉइड में क्या होता है कि मसल्स इतनी लूज हो जाती है कि वो ओवर फ्लेक्सिबल हो जाती है, ठीक है, आप हाथ उठाओगे, ऐसे हाथ उठा रहेगा और एकदम से छोड़ दोगे तो वो एकदम से गिर जाएगा, तो ये कौन सी कंडीशन है, ये एथेटॉइड। नेक्स्ट इज मिक्स्ड, मिक्स्ड मीन्स इन दोनों का कॉम्बिनेशन होना, जैसे फर्स्ट और सेकंड हो गई, सेकंड और थर्ड हो गई, या फर्स्ट और थर्ड हो गई, तो ऐसे इनकी कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं मिक्स्ड, तो ये भी एक टाइप है कि मिक्स्ड सीपी हो गया है। नेक्स्ट 3.3 में हम मोटर स्किल्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी मोटर स्किल्स होती है। देखो जो मोटर है ना, मोटर का मतलब है मूवमेंट, अब वो मूवमेंट बहुत सारी टाइप की हो सकती है, छोटी मूवमेंट भी होती है, बड़ी मूवमेंट्स भी होती हैं, ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे मूवमेंट के बारे में। तो मोटर स्किल्स, मोटर स्किल्स में फर्स्ट स्किल आती है ग्रोस मोटर स्किल, ग्रोस मोटर स्किल्स में आती है बड़ी मसल्स, ठीक है, बड़ी मसल्स जैसे कि हमारी लेग्स की बोन्स, लेग्स की मसल्स आ गई, ठीक है, हमारी हैंड्स की मसल्स आ गई, हम पूरा वॉक कर रहे हैं तो ग्रोस मोटर परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे मीन्स बड़े बड़े मसल्स को जब हम यूज़ करते हैं दैट इज ग्रोस मोटर। तो इसमें बिग मसल्स आती हैं, पुअर कोऑर्डिनेशन हो जाता है, जिसको भी ग्रॉस मोटर की प्रॉब्लम होती है वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता, पुअर बैलेंसिंग हो जाती है, डिफिकल्टी इन आई हैंड कोऑर्डिनेशन, उसको आई हैंड कोऑर्डिनेशन में भी डिफिकल्टी रहती है। अब कॉजेज क्या है इसके, ये क्यों होता है, ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है, किसी ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, किसी इलनेस की वजह से हो सकता है, और किसी भी डेवलपमेंटल डिले की वजह से हो सकता है। तो ये था हमारा ग्रॉस मोटर। ग्रॉस मोटर का मतलब बड़ी बड़ी मसल्स में प्रॉब्लम होना, पुअर कोऑर्डिनेशन हो जाना, पुअर बैलेंसिंग हो जाना, आई हैंड कोऑर्डिनेशन का अच्छे से वर्क ना करना, और इसके कॉजेज क्या क्या हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, ट्रॉमा, इलनेस एंड डिले डेवलपमेंट। ये बहुत इजी लैंग्वेज है, बहुत सिंपल लैंग्वेज है, आप इसको ऐसे भी पढ़ोगे ना तो आप ऐसे भी सेंटेंसेस बना दोगे। जैसे मैंने ये एक पॉइंट बनाया तो आप ये शॉर्ट में लिखा है, मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है, तो आप इसको थोड़ा बड़ा करके लिखना, जैसे पूरी लाइन बना के लिखना। नेक्स्ट प्रॉब्लम दे फेस, अब उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जिनको ग्रॉस मोटर की प्रॉब्लम होती है। फर्स्ट, सिटिंग में प्रॉब्लम होती है उनको, बैठने में, उठने में, जंपिंग जंप करने में, स्टैंडिंग सीधा खड़े रहने में, और वॉकिंग चलने में। अब बैठ नहीं पाएगा, उठ नहीं पाएगा, ग्रॉस मोटर बड़ी बड़ी मसल्स यूज हो रही हैं, जंप नहीं कर पाएगा, कोऑर्डिनेशन नहीं होएगा, स्टैंडिंग बैलेंस नहीं कर पाएगा, वॉकिंग कैसे आई हैंड कोऑर्डिनेशन करेगा, कैसे करेगा अपनी बॉडी को कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट टाइप है फाइन मोटर, फाइन का मतलब होता है स्मॉल, ठीक है, फाइन मोटर्स मीन्स स्मॉल मसल्स, जहाँ पे हम स्मॉल मसल्स की बात कर रहे हो। इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है ग्रिपिंग, होल्डिंग, मेजरली फाइन मोटर्स में हमारी फिंगर्स आती हैं, ठीक है, तो फिंगर्स काम ना करना ऐसे। तो इसमें कॉजेज क्या हो सकता है, इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन, ब्रेन में इम्प्रॉपर डेवलपमेंट हुई हो, इलनेस, कोई बीमारी हो गई हो, तो इसमें फाइन मोटर्स में स्मॉल मसल्स में प्रॉब्लम होती है, ग्रिपिंग होल्डिंग में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। कॉजेज इसके क्या होते हैं कि प्रॉपर डेवलपमेंट ना हो ब्रेन का, कोई इलनेस हो जाना, किसी बीमारी की वजह से फिंगर्स में प्रॉब्लम हो गई, फाइन मोटर्स की प्रॉब्लम हो गई। नेक्स्ट डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम भी एक कॉज है, डाउन सिंड्रोम एक कंडीशन है, ठीक है, ये आप आगे पढ़ोगे, ये कंडीशन भी इम्पॉर्टेंट है। मल्टीपल सेलेरेसिस की वजह से भी ये हो सकता है, मल्टीपल मस्कुलर डायसोट्रॉफी, just correct it, it is not multiple, it is मस्कुलर डायसोट्रॉफी की वजह से भी ये कंडीशन आ सकती है।
प्रॉब्लम दे फेस, अब इनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। फर्स्ट थिंग, ये ग्रिप नहीं कर पाते, ढंग से खाना नहीं खा पाते, ईट नहीं कर पाते, ब्रश नहीं कर पाते और राइट नहीं कर पाते, मीन्स उनकी ना ग्रिप नहीं बनती, कैसे करेंगे। तो इस फाइन मोटर्स के लिए ना हम थोड़ी अडेप्टेशन कर देते हैं, तो इसमें अडेप्टेशन का ही रोल होता है। थर्ड टाइप है हमारा ओरल मोटर। ओरल मोटर होता है कि जो हमारी माउथ की जो मसल्स है ना, बोलने में जो भी मसल्स यूज हो रही हैं, तो उनको बोलते हैं ओरल मोटर्स। तो द मूवमेंट ऑफ मसल इन द माउथ, जो हमारे माउथ में मसल्स है ना उनका मूवमेंट, जैसे कि जॉ, हमारा जो लोअर जो होता है वो मूवेबल होता है, लेकिन जो अपर जो होता है वो मूवेबल नहीं होता है, ये तो आप सबको पता है। टंग में मसल्स होते हैं, लिप्स एंड चीक्स, तो ये सब क्या है, हमारे ओरल मोटर के पार्ट्स हैं कि ओरल मोटर कैसे कैसे किन किन वजह से होता है। नेक्स्ट, इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, इसमें सकिंग में प्रॉब्लम होगी, बाइटिंग में प्रॉब्लम होगी, क्रंचिंग में, लिकिंग में एंड चूइंग में, मीन्स अप्रॉक्सीमेटली आपको ईटिंग में बहुत प्रॉब्लम होगी, बोलने में भी प्रॉब्लम होगी। इम्पेयरमेंट मोटर कोऑर्डिनेशन, इम्पेयरमेंट मोटर कोऑर्डिनेशन क्या होता है, इसमें कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाता है मोटर का, मूवमेंट का, ठीक है। डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर, हम इसको DCD भी बोलते हैं। डेवलपमेंट प्रेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया होता है फाइन मोटर्स में प्रॉब्लम होना, ठीक है। प्रेक्सिया मीन्स कोई एक्टिविटी ना कर पाना। impaired coordination of physical movement as the result of brain and messaging not being accurately transmitted to the brain, जिससे ब्रेन तो बोल रहा है कि ये काम करो, ये मूवमेंट करो, लेकिन हमारी बॉडी कर नहीं पा रही है, तो दैट इज कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये इसमें क्या होता है, सिग्नल जो है जो ब्रेन दे रहा है बॉडी को वो अच्छे से ट्रांसमिट नहीं हो पा रहे, वो मैसेजेस अच्छे से पहुंच नहीं पा रहे हैं, या ब्रेन के बॉडी तक या बॉडी के ब्रेन तक, तो यहाँ प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है मसल टोन। मसल टोन क्या होता है, मसल टोन है कि हमारी मसल्स में अमाउंट ऑफ टेंशन, अमाउंट ऑफ स्ट्रेस कितना है, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ टेंशन इन द मसल्स इज कॉल्ड मसल टोन। दे कंट्रीब्यूट टू द कंट्रोल, ये क्या करते हैं, जो हमारी मसल टोन होती है ये कंट्रोल में कंट्रीब्यूट करते हैं, स्पीड में करते हैं, अमाउंट ऑफ मूवमेंट में करते हैं। जैसे हमको पता है कि हमको ग्रिप करने के लिए कितना उसको होल्ड करना है, हमारा हाथ कैसे जाएगा उस ऑब्जेक्ट तक, देन उसको ग्रिप करेगा और देन वापस आ जाएगा, तो ये कौन करता है, कंट्रोल किसका होता है, मसल टोन का होता है, हमारी मसल्स पे मसल टोन मीन्स एज अ कंट्रोल, कितना टेंशन रहेगा उसमें। देन लो मसल टोन क्या होता है कि इसमें मसल्स लूज हो जाती हैं, ओवर फ्लेक्सिबल हो जाती हैं, जिसकी वजह से हाइपोटोनिया हो जाता है, ठीक है। एक होता है हाई मसल टोन, इसमें क्या होता है, मसल्स रेस्ट पे चली जाती हैं, स्टिफ हो जाती हैं, यहाँ पे ओवर फ्लेक्सिबल हो रही है, इतनी मूवमेंट होगी कि बस पूछो मत, हाइपोटोनिया, और यहाँ पे इतनी स्टिफ हो जाएंगी कि मसल्स का मूवमेंट होगा ही नहीं। नेक्स्ट हाइपरटोनिया, हाइपरटोनिया इसको बोलते हैं स्पास्टिसिटी, मसल्स स्टिफ हो जाती हैं। नेक्स्ट बैलेंस एंड पोस्चर, बैलेंस एंड पोस्चर में क्या आता है कि जो सीपी का चाइल्ड होता है ना उसको बैलेंसिंग में और पोस्चर मेंटेन करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, ना तो वो बैलेंस कर पाता है ना वो पोस्चर को मेंटेन रख पाता है, तो इसमें इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होती हैं उसकी, वो ऐसी मूवमेंट करता है कि जो उसके कंट्रोल में नहीं है, दे कांट बी कंट्रोल्ड। तो जैसे अगर वो हाथ हिला रहा है तो वो हिलाता रहेगा हिलाता रहेगा हिलाता रहेगा, मीन्स उसका ना उस पर कंट्रोल नहीं है, इनवॉलेंट्री है वो। तो इसके लिए ना हम कुछ व्हील चेयर में मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हैं, जैसे उसका हेड है, बच्चे का हेड है, वो व्हील चेयर पे बैठा है, उसका हेड बार बार में गिर रहा है, वो अच्छे से उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, ऐसे इधर उधर नहीं देख पा रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम उसके ना व्हील चेयर में ना रबर बैंड डाल देते हैं, उसके सर को ऐसे बांध देते हैं ताकि उसका सर बार बार में ना गिरे, ठीक है। तो ये कुछ मॉडिफिकेशंस होती हैं जो हम कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है 3.4। 3.4 में क्या आता है, इसमें ना फीडिंग एंड swallowing प्रॉब्लम होती है बच्चे को, जैसे मोटर स्किल्स में प्रॉब्लम है तो उसके ओरल मोटर्स में प्रॉब्लम होगी। अब ओरल मोटर्स में क्या क्या हो सकता है, उसके बैड ओरल मोटर्स हो सकते हैं, ठीक है। उसका जो लोअर जो है वो बहुत स्टिफ हो सकता है, हमारा जो लोअर जो होता है वो मूवेबल होता है, ठीक है। अपर जो हमारा मूवेबल नहीं होता वो इमूवेबल होता है। तो उन बच्चों में क्या होता है, जो उनका लोअर जो है ना वो भी स्टिफ है, ऐसे। पुअर टंग कंट्रोल, टंग पे कंट्रोल नहीं है, सलाइवा एक्सेसिव आता है, ठीक है, उनको सलाइवा नहीं पता कि अंदर लेना होता है, उनका सलाइवा गिर रहा होता है, तो उनमें एक्सेसिव सलाइवा आता है, उनको फैटिग होते हैं, जल्दी थक जाते हैं, वो खाना खाता खाता थक जाएगा, ठीक है। ग्रोथ डिले हो जाएंगे, अब अच्छे से खाना नहीं खा रहा है तो ग्रोथ तो डिले होगा ही। फिर उनको रेस्पिरेटरी भी प्रॉब्लम्स आती है, रेस्पिरेशन उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होएगी ड्यू टू इनसफिशिएंट न्यूट्रिएंट। अब ओरल मोटर की वजह से वो खाना नहीं खा पाया,
ठीक है, खाना नहीं खाया तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट रेस्पिरेशन ऑर्गन्स पे होएगा, वो रेस्पिरेशन अच्छे से रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगा, उसके सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे, इनसफिशिएंट न्यूट्रिएंट होंगे, मसल वीक हो जाएंगी। ऑल्सो अफेक्ट्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम, पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे भी उसका अफेक्ट पड़ेगा। कांट डू कफ सेटिस्फेक्शन, जैसे खांसी करना, वो ये खांसी नहीं कर पाएगा, उसको दर्द होगा। इम्प्रॉपर एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2, वो गैसेस एक्सचेंज भी नहीं कर पाएगा, ना कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल कर पाएगा, सॉरी ना ऑक्सीजन इनहेल कर पाएगा, ना कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर पाएगा, तो उसको इनहेलेशन एक्सहेलेशन में भी प्रॉब्लम होगी। इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट, देखो CP डज नॉट हैव डायरेक्टली रिलेशन विद IDD, CP का कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है IDD से, ठीक है, इफ इट इज, लेकिन अगर किसी CP वाले चिल्ड्रन को IDD होता है, यानी कि जरूरी नहीं है कि CP के बच्चे को IDD होगा या फिर IDD के बच्चे के CP होगा, ये कंडीशन है। अगर CP के बच्चे को IDD है तो इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट आएगी। इसमें क्या होएगा, वो प्रॉपर रोलिंग नहीं कर पाएगा, क्रॉलिंग नहीं कर पाएगा, उसको एक्टिविटीज में लैग हो जाएगा, पीछे रह जाएगा। ADL में प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, ठीक है, वो ADL भी अच्छे से नहीं कर पाएगा। अब देखो CP के बच्चे को जैसे IDD होने के चांसेस नहीं थे ना, कि भाई डायरेक्ट रिलेशन नहीं था, ऐसे ही CP का हियरिंग के साथ भी कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। हाँ, अगर है तो जैसे मान लो CP के बच्चे को HI है, ये कंडीशन है, ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि CP के बच्चे को हमेशा HI होगा, नहीं, अगर है तो, इफ इट इज, तो क्या होगा, उसके पास उसको दो टाइप के लॉसेस होंगे, फर्स्ट कंडक्टिव और दूसरा सेंसरी न्यूरल। कंडक्टिव में क्या होगा, उसका जो साउंड है ना वो आउटर ईयर से इनर ईयर में नहीं जा पाएगा, ठीक है, वेयर साउंड कांट ट्रेवल फ्रॉम द आउटर ईयर टू द इनर ईयर। सेंसरी न्यूरल में क्या होता है, जो हमारी साउंड होती है वो इनर ईयर से हमारे ब्रेन तक नहीं जा पाती है, तो ये होता है सेंसरी न्यूरल, तो सेंसरी पार्ट में प्रॉब्लम होना। नेक्स्ट आता है एपिलेप्सी। एपिलेप्सी क्या होता है, ये एक टर्म है, ये हमारी क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में भी आती है। तो अनप्रेडिक्टेबल रिकरेंट सीजर्स, अनप्रेडिक्टेबल मीन्स जिसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, अनुमान नहीं लगा सकते, तो ऐसे सीजर्स आ जाना, सीजर्स मीन्स दौरे पड़ना, ठीक है, रिकरेंट सीजर्स मीन्स बार बार आना, तो इसको बोलते हैं एपिलेप्सी। इट इज नॉट अ डिजीज, ये एक डिजीज नहीं है, इट कांट प्रिडिक्टेड, और हम इसको प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते, हम ये भी नहीं सोच सकते अभी आएगा, कभी आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, नहीं, ये अनप्रिडिक्टेड होते हैं, ठीक है। देर आर कॉमन इन CP, ये CP के बच्चे में कॉमन होते हैं, CP के बच्चे को एपिलेप्सी होता है, उसको रिकरेंट सीजर्स आते हैं, दौरे पड़ते हैं। दे आर कॉज्ड बाय द ब्रेन इंजरी, ये ब्रेन इंजरी की वजह से हो सकते हैं, ब्रेन ट्यूमर की वजह से हो सकते हैं, इन्फेक्शन की वजह से हो सकते हैं। तो इसके दो टाइप्स हैं, एक होता है फोकल और एक होता है जनरलाइज्ड। फोकल में वन साइड, ब्रेन की एक साइड में प्रॉब्लम होती है, और जनरलाइज्ड में बोथ साइड्स में प्रॉब्लम होती है। ये हमारी 3.4 भी खत्म हो गई है। नेक्स्ट 3.5 में क्या है, इसमें ना हमको कुछ टर्म्स दी हुई है, उनको प्रॉब्लम और उनके सॉल्यूशंस देखने हैं, उनके टाइप्स देखने हैं, ऐसा है। ओके, अटेंशन। अटेंशन में क्या होता है, अटेंशन में प्रॉब्लम क्या होती है, उन बच्चों को ना अटेंशन, सस्टेनेबल अटेंशन नहीं होती है, मीन्स एक जगह बैठ के वो अटेंशन नहीं दे सकते, ठीक है, उनको ना उसको फोकस नहीं कर पाते एक चीज़ पे, कहते हैं ना कंसंट्रेट नहीं कर पाते, तो एक एक्टिविटी पे टिके नहीं रहेंगे वो। नेक्स्ट स्विचिंग फोकस, उनका फोकस बदलता है, डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे होते हैं, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, स्ट्रक्चर्ड रूटीन, आप उनका स्ट्रक्चर्ड रूटीन बना दो, ठीक है, और रोज वही फॉलो कराओ। मल्टी सेंसरी, अदर सेंसेस का यूज करके पढ़ाओ उसको। फ्रीक्वेंटली ब्रेक्स, भाई उसको डिस्ट्रैक्शन अटेंशन में प्रॉब्लम है तो उसको ब्रेक दे दो, 10 मिनट पढ़ाया, 5 मिनट का ब्रेक दे दो, फिर 10 मिनट पढ़ाओ, 5 मिनट का ब्रेक दे दो, तो ऐसे क्या होएगा, वो थोड़ी थोड़ी अटेंशन आप उसकी ले पाओगे और उसको ब्रेक भी दे पाओगे, ताकि वो दोबारा फोकस कर पाए ऐसे, टू मैनेज द अटेंशन, तो इससे उसकी अटेंशन मैनेज हो जाएगी। नेक्स्ट मेमोरी में क्या है, उसको इनकोडिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है, रिटेन करने में प्रॉब्लम हो रही है, रिट्राइव करने में प्रॉब्लम हो रही है, रिपीटेशन में, मल्टी सेंसरी टेक्निक्स में। तो इसमें क्या हो रहा है कि जैसे कोई बात वो बोल रहा है तो उसको इनकोड समझ नहीं पा रहा है, इनकोड नहीं कर पा रहा है, रिटेन उसको याद नहीं कर पा रहा है, रिट्राइव जो उसको बोला था वो उसको अब याद ही नहीं है, ठीक है, ऐसे। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, उसको रिपीटेशन कराओ, उसको एक एक्टिविटी बार बार कराओ,
ठीक है, तो उसको याद रहेगा। मल्टी सेंसरी टेक्निक्स का यूज करो, किसी दिन उसको ऑडियो दिखा दो, किसी दिन उसको वीडियो दिखा दो और फिर वही चीज को बाद में दोबारा दिखाओ, उसे मल्टी सेंसरी का यूज करना। ब्रेक द इंफॉर्मेशन इनटू स्मॉलर पार्ट्स, क्या पता उसको बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन याद ना हो रही हो, वो छोटी छोटी याद कर ले, तो अपनी बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे पार्ट्स में बताओ, स्मॉल ब्रेक इट इन द स्मॉल पार्ट्स, ताकि वो सीख ले। नेक्स्ट आता है सेंसरी मोटर परसेप्शन। सेंसरी मोटर परसेप्शन में क्या होता है, इसमें सेंसेस में प्रॉब्लम हो जाती है, डिफिकल्टी इन प्रोसेसिंग द सेंसरी इंफॉर्मेशन, उसको सेंसरी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। कोऑर्डिनेटिंग मोटर कंट्रोल, इसमें क्या होता है, वो मोटर कंट्रोल को कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा। डिफिकल्टी इन स्पेशियल रिलेशनशिप, उसको स्पेशियल रिलेशनशिप नहीं समझ आएगा, उसको ना जैसे सर्कल है या फिर स्क्वायर है, तो उन दोनों को समझ नहीं पाएगा, वो ऐसे टच करके उसको फील नहीं होएगा, तो ये क्या उसके सेंसरी परसेप्शन में प्रॉब्लम है। इसमें फाइन और ग्रोस मोटर्स भी आ जाती हैं, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसमें है हैंड्स ऑन लर्निंग, हम उसको हैंड्स ऑन लर्निंग कराएं, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग कराएं, उसको खुद करके दिखाएं, फिर उससे करवाएं। प्रैक्टिस एंड रिपीटेशन, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करा सकते हो उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस और रिपीटेशन, ठीक है। तो आपको पता है जब बच्चे को, जैसे अगर कोई ब्लाइंड है तो ना उसको ब्रेल पढ़नी होती है, उसको ब्रेल से सिखाना होता है, तो ना उसके ना जो टचिंग सेंस होती है, उसकी जो फिंगर्स की जो हाँ जो टचिंग सेंस होती है ना, वो उसको डेवलप करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए ना बच्चे से पहले बबल रैप फोड़वाए जाते हैं। आपने देखा होगा बबल रैप आता है, तो ना पहले उसको फोड़ो, तो उससे क्या होता है, उसकी जो फिंगर्स की सेंसेस है ना वो ऑन हो जाती हैं, वहाँ पे वो ज़्यादा चीज़ें सेंस कर पाता है, तो उसके पहले सेंसेस को इम्प्रूव किया जाता है। तो ये सेंसरी मोटर परसेप्शन है। नेक्स्ट लैंग्वेज। लैंग्वेज में क्या होता है, किसी किसी बच्चे को ना एक्सप्रेसिव और रिसेप्टिव दोनों लैंग्वेजेस में डिफिकल्टी आती है, वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाता, तो कहीं ना कहीं ये भी प्रॉब्लम होती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि यूज सिंपल मदर टंग, जो आप वो आपको उस बच्चे का मदर टंग ही यूज करना है, ठीक है। अगर वो उसको हिंदी में कंफर्टेबल है तो आप हिंदी में ही समझाओ, इंग्लिश में मत जाओ। तो कीप द थिंग वेरी इजी एंड सिंपल फॉर दैट चाइल्ड दैट कैन बी अंडरस्टैंड बाय इट। साइन लैंग्वेज का यूज़ करो, उसको लैंग्वेज नहीं आ रही है, पिक्चर्स का यूज़ करो, ऑडियो का यूज़ करो, वीडियो का यूज़ करो, तो ये सारी चीज़ें करके आप इसको मैनेज कर सकते हो। नेक्स्ट कॉग्निशन एंड एसएलडी। कॉग्निशन मीन्स हमारे जो ब्रेन से थिंकिंग अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड होता है। एसएलडी इज स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, मीन्स उसको समझने में प्रॉब्लम हो रही है, अब ये लर्निंग के ऊपर बात हो रही है। जैसे उसको डिसलेक्सिया है, रीडिंग प्रॉब्लम है, डिस्ग्राफिया है, लिखने में प्रॉब्लम है, डिसकैलकुलिया है, उसको मैथ्स के कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम है। तो ये सब क्या है, वो ये डिसलेक्सिया इज रिलेटेड टू द रीडिंग, डिसग्राफिया इज रिलेटेड टू द राइटिंग एंड डिसकैलकुलिया इज रिलेटेड टू द मैथ्स। तो इन चीज़ों में अगर प्रॉब्लम हो जाए तो क्या करें, तो इसमें क्या है कि अनेबल टू रिकॉग्नाइज द लेटर, वो लेटर नहीं पहचान पा रहे हैं सॉरी, अनेबल टू रिमेंबर, उसको याद नहीं रहता है। तो इसके लिए क्या करें, प्लान और ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको प्लान्ड ऑब्जर्वेशन करनी है उसकी, ठीक है। उसको राइटिंग टेस्ट लेने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसको राइटिंग प्रिपेयर करानी है। यूजिंग असेसमेंट डिवाइस, हमको असिस्टिव डिवाइसेस का यूज़ करना है, हमको टीचिंग मेथड्स का यूज़ करना है। तो ये सारी चीज़ें करके हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हमारी 3.5 भी कंप्लीट होती है यहाँ पे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।